क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूँ कि एक साइको एक फैमिली के घर में एंटर होता है और पूरी फैमिली का बहुत ही खतरनाक तरीके से मर्डर करके उनके घर में चिल करता है, चाय पीता है, आइसक्रीम खाता है, बियर पीता है और सुबह होते ही रिलैक्स होकर वहाँ से चला जाता है। और ये सब होने के बावजूद भी जापान पुलिस उसको आज तक नहीं पकड़ पाती। सो हे गाइस, दिस इज सुमित राघव और आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसने पूरे जापान की पुलिस के होश उड़ा दिए। और ये जापान की हिस्ट्री का अब तक का सबसे मिस्टीरियस केस है जिसे वो आज भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। एंड इसे जानने के बाद आप भी शॉक्ड रह जाओगे कि एक मर्डरर कितना ब्रूटली एक फैमिली का मर्डर कर सकता है। फैमिली जो कि 1991 में कामिशोशिगा स्ट्रीट में रहने के लिए शिफ्ट हुए। कामिशोशिगा स्ट्रीट टोक्यो के सतागया में एक छोटा सा शहर था। मियाज़ाका फैमिली में मेनली 4 मेंबर थे। मियाज़ाका मिकोयो 44 ईयर ओल्ड और उनकी वाइफ यासुको 41 ईयर ओल्ड जो कि एक होम ट्यूटर थी, और इनके 2 बच्चे नीना एंड रे जो कि 8 और 6 साल के थे। इनके घर के पीछे ही कोको नाम का एक पार्क था जहाँ पे अक्सर बच्चे खेला करते थे। नई सिटी में शिफ्ट होने के बाद ही कुछ टाइम बाद पूरी फैमिली ने ये नोटिस करा कि इनके आसपास के नेबर्स यहाँ से घर खाली करके कहीं और शिफ्ट होने लगे हैं। और कुछ ही दिनों के बाद इनकी जगह पर सिर्फ 4 ही घर बचे, इंक्लूडिंग हिज फैमिली। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बातें आपके होश उड़ाने वाली होंगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फैमिली एक अच्छी लाइफ जी रही थी, फैमिली एक हैप्पी लाइफ जी रही थी। लेकिन तभी आती है वो खतरनाक खौफनाक रात, द नाइट ऑफ मर्डर, द नाइट ऑफ 30 to 31st December 2000। द टारगेट वाज मियाज़ाका फैमिली। ये वही रात थी व्हेन जापान पुलिस चैलेंज्ड बाय वन एनोनिमस मैन। फैमिली को ये खबर भी नहीं थी कि ये रात उनकी एक आखिरी रात होने वाली थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनके घर के पीछे एक पार्क था जहाँ बच्चे खेला करते थे, और उस पार्क में लगा एक पेड़ इनके घर के 2nd फ्लोर के बाथरूम तक जाता था। किलर उसी पेड़ पर चढ़कर इनके घर के 2nd फ्लोर पर चढ़ा और बाथरूम की विंडो को स्लाइड करके घर में एंटर हो गया। मिकोयो के बेटे रे का बेडरूम 2nd फ्लोर पर ही था जो कि बाथरूम से अटैच भी था। सो द किलर फर्स्ट टारगेट वाज रे जो कि सिर्फ 6 साल का बच्चा था। रे इज द ओनली विक्टिम किल्ड बाय स्ट्रेंगलिंग। किलर ने उसे गला दबा कर मारा था। रे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। और रे के रूम में ही पुलिस को किलर के सबसे ज्यादा फुटप्रिंट मिले थे। का मतलब ये था कि उन दोनों के बीच फाइट हुई थी। इतने में ही मिकोयो जो कि रे के फादर थे वो 1st फ्लोर पर थे। उन्हें रे के रूम से कुछ डिस्टर्बिंग साउंड्स आ रही थी। उन साउंड्स को सुन के तुरंत ऊपर की तरफ भागे। तभी उन्होंने देखा कि रे वाज डेड। किलर उनके सामने खड़ा हुआ था। मिकोयो की हालत खराब थी क्योंकि जब आपके सामने एक डेड बॉडी पड़ी हो और उसे को किल करने वाला भी आपके सामने खड़ा हो तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं। नाउ द सेकंड विक्टिम ऑफ किलर इज गोइंग टू बी मिकोयो। पुलिस ने बताया कि मिकोयो की बॉडी 1st फ्लोर के स्टेयर्स पर मिली। ऊपर से नीचे तक घर में काफी ज्यादा खून के निशान थे, जिसका मतलब यह था कि किलर और मिकोयो के बीच काफी ज्यादा हाथापाई हुई थी। काफी खतरनाक जापानीज चाकू का यूज कर रहा था। चाकू से मिकोयो के हेड पर उसने इतना वार किया कि चाकू आधा मिकोयो के हेड के अंदर टूट गया। अब उसके घर में 2 ही लोग बचे थे, उसकी वाइफ यासुको और उसकी डॉटर नीना, जो कि एक साथ 1st फ्लोर के बेडरूम में सो रहे थे। दे आर ऑल्सो स्टैब्ड मल्टीपल टाइम बाय किलर। किलर ने उन्हें आधे चाकू से उन पर इतने ज़्यादा वार किए और वो करता गया जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। वो घर की किचन से एक और चाकू लाया और उन पे दोबारा से उस चाकू से हमला करने लगा। नीना की डेथ सबसे लास्ट में हुई थी। यासुको और नीना की बॉडी पुलिस को 1st फ्लोर पर मिली थी। अब किलर पूरी फैमिली को मार चुका था और अगर नॉर्मल केसेस में देखा जाए तो कोई भी आदमी किसी का मर्डर करके वहां से भागने की सोचता है, पर इस केस में ये थोड़ा अलग था। किलर यहाँ से भागा नहीं बल्कि वो घर में ही आराम कर रहा था। किलर पूरी फैमिली को मारने के बाद 5 से 10 घंटे तक घर में ही रहा और उसने घर में रखे फ्रिज में से अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम निकाल कर खाई। उसने घर में रखी बियर भी पी और मिकोयो का पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करा। उसने घर का बेडरूम और सोफे को भी यूज करा। उसने सोफे पर एक अच्छी नींद ली और ये सब काम किलर उस रात मर्डर करने के बाद घर में कर रहा था। अगली सुबह 10 बजे किलर घर में ही था। तभी यासुको की माँ घर से कुछ दूर रहा करती थी। जब उनका
उनका कॉल घर में किसी ने पिक नहीं करा क्योंकि किलर ने फोन लाइन काट दी थी। वो सीधा मिक्यो के घर आ गई। उन्होंने सेम टाइम डोरबेल बजाई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पुलिस का ये मानना है कि जिस टाइम उन्होंने डोरबेल बजाई किलर अंदर ही मौजूद था और वो ट्रिगर्ड होकर वहां से भाग गया। बट पुलिस ये भी सोच रही थी कि क्या सही में किलर बाथरूम की विंडो से चढ़कर ही आया था, जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। एक इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि विंडो पर कोई कपड़े के निशान या जैकेट के निशान नहीं मिले थे और घर में एंटर होने का दूसरा रास्ता सिर्फ घर की मेन एंट्रेंस थी। बट मॉर्निंग में घर की मेन एंट्रेंस का दरवाजा लॉक मिला था। एक थ्योरी ये भी कहती है कि मर्डरर्स फैमिली की जान पहचान का भी हो सकता है, जो लेट नाइट में उनके यहाँ एंटर हुआ हो, बाद में मर्डर कर दिया हो, क्योंकि उसने अपने स्लीपर्स को उतार रखा था और उसके फुटप्रिंट्स भी मिले थे। किलर ने घर का टॉयलेट भी यूज करा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान टॉयलेट की जब चेकिंग करी तो उन्हें किलर की पो मिली। उन्होंने उसको टेस्ट करा और पता लगाया कि किलर ने एक रात पहले क्या क्या खाया था, कहीं उसमें कोई ड्रग्स या फिर कोई नशीला पदार्थ तो नहीं था। अब देखो यार, कोई नॉर्मल किलर ऐसा मर्डर करने के बाद यही सोचेगा कि कोई एविडेंस उसके खिलाफ ना बचे, बट इस केस में कुछ अलग था। किलर अपना बहुत सा सामान सोफे बेड पर छोड़ कर गया था, जैसे स्वेटर, जैकेट, गंदे कपड़े। उसने अपने क्लॉथ चेंज करे, शूज भी चेंज करे, जैकेट, ग्लव्स। पुलिस ने शॉपकीपर से भी पूछताछ करी जिसकी दुकान से स्वेटर सेल हुए थे। उन्हें ऐसे 130 लोगों के बारे में पता लगा जिन्होंने स्वेटर खरीदे थे, जिनमें से 12 लोग पुलिस को मिल भी गए थे, पर उनमें से कोई भी किलर नहीं था। किलर ने 2 हैंडकरचीफ भी यूज करे थे, जिनमें से एक जापान में मैन्युफैक्चर हुआ था, जो कि मोस्टली क्रिमिनल यूज करते हैं मर्डर वेपन को हैंडल करने की। तो अब बात आती है कि इतने एविडेंस के बाद तो पुलिस ने किलर को आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, बट पुलिस ने इतने सबूत के आधार पर किलर की बस एक इमेजिनरी इमेज को सामने रखा था। उनके हिसाब से किलर 170 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, उसकी उम्र करीब 35 साल की हो सकती है, और जिस तरह उसने विंडो को स्लाइड करा था वो विंडो राइट हैंडेड स्वाइप की, तो इस हिसाब से किलर राइट हैंडेड हो सकता है। और उसने मिक्यो से फाइट भी ली थी जिसमें उसने मिक्यो को मार दिया था, तो उसके फिजिकल पावर भी ज्यादा हो सकता। बाकी उसने जैकेट पहनी हुई हो सकती है, शूज पहने हुए हो सकते हैं और एक हैट भी पहनी हो सकती है। इन सब से ये तो पता लग रहा था कि किलर एक आदमी है। पुलिस ने काफी सारे डीएनए टेस्टिंग करी बट किलर का कोई पता नहीं लगा। बट 2005 में रिसर्चर्स ने कुछ बताया। उन्होंने डीएनए टेस्ट से बताया कि किलर की मदर अमेरिकन हो सकती है और उसके फादर ईस्ट एशियन हो सकते हैं। तो बेसिकली किलर चाइनीज या साउथ कोरियन भी हो सकता है, क्योंकि किलर ने जो सामान घर में छोड़ा उनमें से एक उसका बैग भी था जो कि कोरियन से इम्पोर्टेड था। काफ़ी इंटरनेट और र्यूमर से ये पता भी लगा था किलर एक कोरियन आदमी भी हो सकता है, पर अभी तक ये पक्का नहीं था कि चलिए मैं किलर है कौन। पुलिस के इतने इन्वेस्टिगेशन और इतने एविडेंस के बाद भी वो किलर का पता नहीं लगा पाए थे, बट दे जस्ट हैव 2 सपोर्ट साइटिंग्स, और ये जापान पुलिस की आखिरी होप थी। फर्स्ट, वहाँ की एक नेबर लेडी ने बताया कि उसने मर्डर की रात 11:30 बजे मिक्यो के घर के पास एक आदमी को देखा था और वो आदमी मिक्यो के घर की तरफ बढ़ रहा था। बट पुलिस ने ये स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पुलिस को स्ट्रीट में कोई भी ब्लड के निशान नहीं मिले थे। सेकंड, मर्डर के एक दिन बाद शितागा के नजदीकी रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को देखा गया था जो कि बुरी तरह जख्मी था और उसने स्टेशन मास्टर से अपने हाथ का ट्रीटमेंट भी कराया था। बट ये भी इंफॉर्मेशन पुलिस के लिए कोई ज्यादा हेल्पफुल नहीं रही। इस केस में किलर को मेंटली इल और रॉबरी के केस का करार दिया गया था। बट इसमें हमने देखा कि ये केस में कोई भी किसी भी प्रकार की रॉबरी नहीं हुई थी। इट वाज द लार्जेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन जापान हिस्ट्री, जिसमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर और 13,000 से भी ज़्यादा एविडेंस इकट्ठे हुए थे। 2015 में भी 40 ऑफिसर्स इस केस के लिए हायर करे गए थे और 2019 में 35 न्यू ऑफिसर्स इस केस के लिए हायर करे गए थे। लेकिन अभी तक ये वहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। साइंस में रिसर्चर्स ने अभी तक इस किलर का वही डीएनए पर टेस्टिंग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे पता लग सकता है कि किलर को कोई मेंटली इलनेस या दिमागी बीमारी भी हो सकती है। जापान ने कोरिया से भी हेल्प मांगी थी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि किलर का कोरियन होने का भी चांस ज्यादा लग रहे थे, बट कोरिया गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी हेल्प नहीं करी थी। ये केस आज भी जापान में कंटिन्यू है और इसमें कोरिया भी सस्पेक्ट बन चुका है और ये केस आज भी जापान के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है।
तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको क्या लगता है कि किलर कौन हो सकता है? जितने पुलिस को एविडेंस मिले और किलर का घर में इतना चिल होना ये दिखाता है कि वो फैमिली का कोई नोन पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई कोरियन हंटर या जापानीज साइको। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो। और कोई क्रीपी हॉरर क्राइम स्टोरी आपको पता है या फिर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। तो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।